हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में, दैट इज आर्टिकल 34, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में आता है और ये आर्टिकल मार्शल लॉ से रिलेटेड है। सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। नॉर्मली किसी भी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिविल अथॉरिटीज की होती है, मतलब पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा, और ये सब मिलकर इंश्योर करते हैं कि पीस और ऑर्डर बना रहे। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां सिविल अथॉरिटीज कंप्लीटली फेल हो जाती है। मान लीजिए कि किसी एरिया में इतनी सीरियस वायलेंस और रायट्स या डिस्टर्बेंस हो रही हो कि नॉर्मल पुलिस फोर्स सिचुएशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है। ऐसे एक्सट्रीम केसेस में मार्शल लॉ अप्लाई किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस लॉ को डिक्लेयर करने का कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया गया है और ये एग्जीक्यूटिव एक्शन या मिलिट्री नेसेसिटी के बेसिस पर ही होता है। मार्शल लॉ का मतलब क्या है? मार्शल लॉ का मतलब है कि मिलिट्री अथॉरिटीज सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को टेम्पररीली रिप्लेस कर देती है और आर्मड फोर्सेस को टेम्पररीली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर है जो सिर्फ तब लिया जाता है जब सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मार्शल लॉ को एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन यह प्रोविजन इम्प्लिसिटली आर्टिकल 34 में दिखाई देता है, जहां मार्शल लॉ के दौरान फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने वाले लॉज की बात की गई है और ये कॉन्सेप्ट ब्रिटिश कॉमन लॉ से इंस्पायर्ड है। नाउ द क्वेश्चन इज आर्टिकल 34 बेसिकली क्या कहता है? ये आर्टिकल जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एक्ट ऑफ इंडेमनिटी पास कर सके। इंडेमनिटी का मतलब है लीगल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 34 के तहत पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना सकती है जो मार्शल लॉ के दौरान किए गए एक्शंस को इंडेमनिटी करे, मतलब मिलिट्री पर्सनल या गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लीगल प्रोटेक्शन दे जिन्होंने ऑर्डर रेस्टोर करने के लिए स्टेप्स लिए थे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी रीजन में बहुत सीरियस प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वायलेंस वाइड स्प्रेड हो गई है और मार्शल लॉ अप्लाई किया जाता है और मिलिट्री फोर्सेस को बुलाया जाता है कि ऑर्डर रेस्टोर कीजिए। मिलिट्री फोर्सेस ने सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया जो पब्लिक प्रॉपर्टी वैंडलाइज कर रहे थे या रायट्स इंस्टिगेट कर रहे थे। अब जब सिचुएशन सेटल हो जाती है तो बाद में क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या मिलिट्री फोर्सेस के एक्शंस लीगली वैलिड थे या नहीं। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पार्लियामेंट एक लॉ पास कर सकती है जो मिलिट्री फोर्सेस और ऑफिशियल्स को इंडेमनिफाई करे, मतलब उन्हें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से प्रोटेक्ट करे। साथ ही अगर मार्शल लॉ के दौरान मिलिट्री अथॉरिटीज या स्पेशल कोर्ट्स ने कुछ सेंटेंसेस पास किए हो तो पार्लियामेंट उन्हें वैलिडेट भी कर सकती है। यह इंश्योर करता है कि जो लोग जेन्युइन ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे नेशनल इंटरेस्ट में, उन्हें बाद में अननेसेसरीली हरास न किया जाए। लेकिन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो पार्लियामेंट को फॉलो करनी होती है। पहली, जो एक्ट किया गया वो ऑर्डर को मेंटेन या रेस्टोर करने के कनेक्शन में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उस एरिया में मार्शल लॉ एक्चुअली इनफोर्स होना चाहिए जब वो एक्ट किया गया था। अब यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मार्शल लॉ का फंडामेंटल राइट्स पर क्या इंपैक्ट होता है। तो मार्शल लॉ के ऑपरेशन के दौरान मिलिट्री अथॉरिटीज को एबनॉर्मल पावर्स दी जा सकती है, ऑर्डिनरी रूल्स टेम्पररी सस्पेंड हो जाते हैं और मिलिट्री जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाना चाहे बना सकती है। ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और आर्टिकल 34 के तहत जो भी पार्लियामेंट्री लॉज बनाए गए हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ भी जाते हैं तब भी उन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये इंडेमनिटी क्लॉज इंश्योर करता है कि मार्शल लॉ के दौरान किए गए एक्शंस को बाद में लीगल प्रोसीडिंग्स में क्वेश्चन न किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है। ऑल्दो इंडिया में कभी फॉर्मली मार्शल लॉ डिक्लेयर नहीं हुआ, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से यह समझ आता है कि इवन ड्यूरिंग मार्शल लॉ द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस शुड आइडियली रिमेन अवेलेबल। ये फंडामेंटल प्रोटेक्शन है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में भी बनी रहनी चाहिए। हेबियस कॉर्पस एक लेटेंट टर्म है जिसका मतलब है प्रोड्यूस द बॉडी, और इसका मतलब है कि अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया है तो वो कोर्ट से अपील कर सकता है कि उसकी डिटेंशन लीगल है या नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स में से एक है और इमरजेंसी सिचुएशंस में भी ये राइट कंप्लीटली खत्म नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 के केस से रिलेटेड है जो इमरजेंसी के दौरान आया था और उस कंट्रोवर्शियल केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 मेजॉरिटी से कहा था कि इमरजेंसी के दौरान हीबियस कॉर्पस सस्पेंड हो सकता है
लेकिन ये डिसीजन बहुत क्रिटिसाइज हुआ और बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इंश्योर किया कि आर्टिकल्स 20 और 21 को इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये अमेंडमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि फंडामेंटल प्रोटेक्शंस को प्रिजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव को मार्शल लॉ डिक्लेयर करने का कोई स्पेसिफिक या एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है। ये पावर इम्प्लिसिटली आर्टिकल 34 से डिराइव होती है और आर्टिकल 34 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है। ये रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन या सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स को अफेक्ट नहीं करता। और एक बात याद रखनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट इंडिया में अब तक कभी भी मार्शल लॉ फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया गया है। ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉसिबिलिटी है जो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस के लिए रखी गई है। तो ये था आर्टिकल 34। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डाउट डिमोलिशर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिशर।